नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज की खबरों का सिलसिला खास होने वाला है क्योंकि हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और पेश करेंगे आज की जरूरी खबरें। आज हम पहले बात करेंगे भारत रूस रिश्तों के बड़े खुलासे की, इसके बाद अखिलेश यादव के नए पीडीएफ फार्मूले की और बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चौंकाने वाले भाषण की। साथ ही अंत में उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन के चल रहे बड़े अभियान की। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर मुद्दे से हर खास जानकारी देंगे विस्तार के साथ। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुतिन के भारत दौरे को लेकर चर्चा तेज, पूर्व विदेश सचिव बोले नए क्षेत्रों पर होगी बात। बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज के पिता का निधन, मिजोरम के राज्यपाल की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी। लैंड फॉर जॉब केस, कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय करने पर फैसला टाला। सरकार विपक्ष को फॉरेन डेलीगेशन से मिलने नहीं देती, पुतिन दौरे पर बोले राहुल गांधी। टीएमसी ने हुमायूं कबीर को किया था सस्पेंड, बंगाल में बाबरी बनाने का किया था ऐलान। बीजापुर मुठभेड़ में 12 माओवादी ढेर, 3 जवान भी शहीद। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन, दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। दंगों की राजनीति स्वीकार नहीं करेगा मुर्शिदाबाद, बोली सीएम ममता बनर्जी। सोने के भाव में भारी उछाल, चांदी ने पकड़ी तूफान रफ्तार, 1,30,740 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 158 अंक उछला, निफ्टी 26,000 के पार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। सवाल यह है कि इस दौरे से भारत रूस के रिश्तों को क्या नया फायदा मिलेगा। व्यापार, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच क्या क्या समझौते होने वाले हैं और क्या यह दौरा अमेरिका और पड़ोसी देशों को भी संदेश देने वाला है। 4 और 5 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाला ये दौरा कई मायने में अहम साबित होने वाला है। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। आपको बता दें, पुतिन का ये दौरा 4-5 दिसंबर को होगा, यानी पुतिन आज और कल 2 दिन भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन का मतलब है कि दोनों देशों के शीर्ष नेता मिलकर द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। या पुतिन का ये दौरा इतना खास क्यों है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में समय में भारत ही एक बड़ा तेल और अन्य उत्पादों का आयातक और निर्यातक बना हुआ है। अमेरिका ने रूस से व्यापार के लिए भारत पर 50% तक का आयात शुल्क लगा रखा है, लेकिन दोनों देश फिर भी अपने व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस चाहता है कि भारत उनके बाजार में औद्योगिक और तकनीकी निवेश बढ़ाए ताकि दोनों देश साझा प्रोजेक्ट और उच्च तकनीकी में सहयोग कर सकें। रूस और भारत ने मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाने की योजना बनाई है जिसमें सिर्फ अपनी मुद्रा में लेन देन होगा, यानी डॉलर का कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा। आपको बता दें, पुतिन भारत रूस बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे, जहां व्यापार और निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। भारत को रूस के बाजार में नया अवसर मिलेगा और भारतीय उत्पादों के लिए यह बेहतर जगह साबित होगी। इतना ही नहीं, रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका की तरफ से बढ़े हुए 25% टैरिफ के कारण भारत पर कुल आयात शुल्क 50% तक पहुंच गया है। पुतिन की टीम में रूस की प्रमुख तेल कंपनियां भी शामिल हैं, जिन पर अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है। भारत उम्मीद करेगा कि पुतिन तेल की सप्लाई और शुल्क के मामले का हल निकालें। संभावित तौर पर भारत रूस के तेल और गैस प्रोजेक्ट में 20% हिस्सेदारी की मांग कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का अतिरिक्त बैच खरीदने की योजना बना रहा है। पहले से ही 3 यूनिट भारत पहुंच चुके हैं और अगले साल 2 और स्वीडन मिलने की उम्मीद है। रूस ने संकेत दिए हैं कि भारत की S-57 फाइटर जेट में भी रुचि शामिल हो सकती है। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। पेंडिंग सैन्य
हथियारों की डिलीवरी में देरी को खत्म करने के लिए भारत इस दौरे में दबाव डाल सकता है। इसके अलावा भारत और रूस मानव संसाधन सहयोग बढ़ा सकते हैं, यानी भारतीय वर्कर्स रूस में काम कर सकेंगे। फार्मा, कृषि, खाद्य उत्पाद और उपभोक्ता वस्तुओं में भारत का निर्यात बढ़ सकता है। दोनों देश G20, ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर सहयोग करेंगे। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के समर्थन में रूस का भरोसा मिलेगा। वहीं जो 5 बड़े तोहफे हैं उनमें S-400 एयर डिफेंस और नई फाइटर जेट में सहयोग, तेल और ऊर्जा सुरक्षा पर समाधान, औद्योगिक और तकनीकी निवेश के नए अवसर, मानव संसाधन और वर्कर्स समझौता, भारतीय निर्यात में वृद्धि और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग शामिल हैं। यानी कि पुतिन का यह दौरा सिर्फ शिखर सम्मेलन नहीं बल्कि भारत और रूस के रिश्तों में नई ऊर्जा और रणनीति साझेदारी लेकर आ रहा है। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी हर क्षेत्र में दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर खुलने वाले हैं। और ये दौरा पूरी दुनिया की नज़रों में इसलिए भी खास है क्योंकि ये वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों को भी प्रभावित करेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया जिसमें पार्टी की 4 महिला सांसदों की हंसमुख तस्वीर दिखाई दी और उन्हें पीडीएफ फॉर्मूला में ए को आधी आबादी यानी महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया। इस पोस्टर ने तुरंत वायरल होते ही हलचल मचा दी और कई लोगों के सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठने लगे कि क्या अखिलेश यादव की ये पोस्ट सिर्फ नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है या इसके पीछे राजनीतिक रणनीति और चुनावी चाल छिपी है। क्या पीडीएफ फॉर्मूला अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा को भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत करने वाला हथियार बनेगा? और क्या इस नई चाल से मुस्लिम, पिछड़ा, दलित और महिलाओं का वोट बैंक सही ढंग से संतुलित रहेगा? आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से सियासत गरमाई हुई है। आगामी चुनावों को देखते हुए अखिलेश यादव की नजर महिला वोटरों पर है। जी हां, सपा अध्यक्ष ने चुनाव में महिलाओं की अहमियत को समझते हुए दावा किया है कि उनकी सरकार आने पर महिलाओं की समृद्धि और सम्मान के लिए काम किया जाएगा। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें सपा की 4 महिला सांसद प्रिया सरोज, इकरा हसन चौधरी, डिंपल यादव और कृष्णा देवी शिवशंकर की हंसमुख तस्वीर थी और कैप्शन में लिखा था, संसद में पीडीए का परचम लहराती सपा की जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, नारी शक्ति का विकास करने से नहीं उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प। इसके बाद अखिलेश यादव ने पीडीए का नया फॉर्मूला बताया जिसमें ए का मतलब आधी आबादी यानी हर बच्ची, युवती, महिला को सामाजिक और आर्थिक रूप से सम्मान और अपने पैरों पर खड़े होने का मौका देना। इतना ही नहीं, जब ये पोस्ट वायरल हुई तो 21,000 से ज्यादा व्यूज, 1500 लाइक्स आए, लेकिन इसके बाद ही कमेंट की बाढ़ सी आ गई और कई मुसलमानों ने सवाल उठाया कि आखिर अल्पसंख्यक का क्या होगा। आपको बताते चलें कि बीते कुछ चुनावों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है। हाल ही में हुए बिहार चुनाव से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश में भी वोटरों ने, खासतौर पर महिला वोटरों ने जमकर वोट किया जिसका असर भी देखने को मिला। चुनाव से पहले जिन राज्यों में महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया वहां सत्ता पक्ष को इसका फायदा मिला है। तो देखा जाए, अखिलेश यादव की ये नई सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ नारी सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं बल्कि राजनीतिक दूरदर्शिता और चुनावी रणनीति का नया सबक भी है। पीडीएफ फॉर्मूला अब महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, उच्च वर्ग और अल्पसंख्यकों को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस फॉर्मूले से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल रही है और आने वाले चुनावों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सपा अपनी रणनीति के दम पर वोट बैंक को संतुलित रखते हुए सत्ता की ओर बढ़ पाएगी या नहीं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। आज का दिन बिहार विधानसभा में सियासी रंगों से पूरी तरह गर्म रहा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन को ही चौंका दिया। और ये कोई आम भाषण नहीं था। जी हां, नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर सदन को कहा कि सब लोग पीएम मोदी को नमन कीजिए। हां, आपने सही सुना, सिर्फ एनडीए नहीं बल्कि विपक्ष को भी नमन करने का न्योता दिया। आइए जानते हैं इस भाषण की सारी खास बातें। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विधानसभा में जोरदार संबोधन दिया। उनका लहजा आत्मविश्वासी, नसीहत भरा और राजनीतिक संदेशों से लबालब था। उन्होंने पूरे सदन को याद दिलाया कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा योगदान है। नीतीश ने सदन में कहा कि जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता मिली। सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़े पैकेज दिए गए। फरवरी 2025 में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट और पश्चिम कोसी नहर के लिए वित्तीय मदद की घोषणा की गई। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन भी अब बिहार में हुआ। मगर इस भाषण का सबसे सियासी और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वह था जब नीतीश ने पूरे सदन को संबोधित करते हुए कहा, सब लोग पीएम मोदी को नमन कीजिए। आदरणीय पीएम मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने ये बात सिर्फ अपने एनडीए विधायकों से नहीं कही बल्कि विपक्ष से भी आग्रह करते हुए बोला, अरे बिहार में सबके लिए काम किया है, आपके लिए भी काम किया है, सब लोग नमन कीजिए। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। सब करिए ना नमन, एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। सब काम किए, सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं करते है? आप लोग भी कहिए, सबके लिए काम कर रहे हो सब तरह से, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं तथा उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास शुभारंभ किया गया है। बहुत बार हम आते हैं पटना और चारों तरफ देखते हैं और सबके लिए फायदा करते हैं। तो ये सब काम हो रहा है, इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो मतलब जो बिहार के माध्यम से और केंद्र के माध्यम से इतना हो रहा है कि अब जान लीजिए कि इस बार जो हम लोग आए हैं, अब आप समझ लीजिए कि बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत विकसित होगा आगे, इस बात को जान लीजिए। हमने आप क्या सुना ना भाई, सुना ना, बैठे बैठे पहले था बतवा मेरा सुनबे, बैठे बैठे मत बोलिए, अब कहला कर रहे हो, सुनो प्लीज बैठे बैठे मत बोलिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में विकास के अनेक काम किए हैं। वहीं सदन में नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के दावों पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में अब कहीं से भी पटना 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है और लक्ष्य अब 5 घंटे कर लिया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे कामों का जिक्र करते हुए कहा कि 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पीएमसीएच में 5400 और आईजीआईएमएस में 3000 बेड का विस्तार किया जा रहा है। कृषि और रोजगार पर भी मुख्यमंत्री ने विस्तार से चर्चा की। नीतीश कुमार ने यह भी साफ कहा कि बीपीएससी के माध्यम से नौकरी में पारदर्शिता बरती जा रही है। उनका संदेश साफ था कि राज्य का विकास नियम, नीति और नियत के साथ हो रहा है, बिना किसी पक्षपात के। आपको बता दें, उनके इस भाषण को एनडीए की एकजुटता और आगामी चुनाव रणनीति के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। नीतीश का कहना है कि बिहार का विकास केंद्र और राज्य की साझेदारी से ही संभव है और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कर रहे हैं। ये तो था बिहार विधानसभा चुनाव का धमाकेदार सत्र। विकास के दावे, चुनावी संदेश, प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ, सब कुछ एक ही भाषण में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि आने वाले 5 साल में बिहार में तेजी से विकास होगा, औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और हर तबके को लाभ मिलेगा। यही है सियासत और विकास का संगम। हम इस पर आने वाले दिनों में और अपडेट लेकर आपके सामने आएंगे। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं।
उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकाय में ऐसे लोगों की सूची बनाने और हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की इस कार्रवाई के तहत लखनऊ और अन्य जिलों में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में बांग्लादेशी महिला के पकड़े जाने के बाद डीसीपी दक्षिण के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। झुग्गियों में जाकर आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। जो दस्तावेज संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनकी सत्यता संबंधित जिलों और थानों से कराई जा रही है। सीएम योगी ने कहा है कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से होगा और हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। सूची तैयार होने के बाद इन्हें कमिश्नर और आईजी को सौंपा जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या घुसपैठियों की बंदी याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि अवैध घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि भारत पर उन्हें रखने का कोई दायित्व नहीं है। जाहिर है प्रशासन लगातार जांच में लगा है और कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि अवैध घुसपैठियों के मामले में नियमों का पालन जरूरी है। ये तो थे आज का पूरा अपडेट। रूस भारत शिखर सम्मेलन से लेकर ऊर्जा और रक्षा समझौते तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा का नया पीडीए फॉर्मूला, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का चौंकाने वाला भाषण और उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे बड़े अभियान तक। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।